नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि ये वर्ड बताता है न्यूरोमस्कुलर, यानी वो बीमारी जिसके अंदर आपका न्यूरो यानी आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो और मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो, यानी न्यूरोमस्कुलर का जो इनकोऑर्डिनेशन होता है, नर्व्स और मसल्स का हमारी बॉडी के अंदर इनकोऑर्डिनेशन हो गया, उसके कारण जो हमारे शरीर में एक डिजीज होती है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, शॉर्ट में बात करें तो माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी को अगर मैं आपको सिंपल में समझाने की कोशिश करूं तो वो डिजीज जब आपका नर्वस सिस्टम जो है आपके मस्कुलर सिस्टम को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता, आपकी जो मसल्स है आपके नर्वस सिस्टम का कहना नहीं मानती है, तो उसके कारण जो बीमारी पैदा होती है, जो सिम्टम्स आएंगे, जो बीमारी है उसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसको अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो बेसिकली इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज कहा गया है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी वो बीमारी जब आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल ऐसे चेंजेस हो जाए कि आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही आपकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह का मतलब असर डाले, या आप बोलेंगे आपकी बॉडी के ऊपर ही अटैक करने लगे, तो उसके कारण जो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है, कई तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जैसे गठिया गाउट हो गया जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, सोराइसिस भी हो गया, उसी तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस भी है, और भी कई बीमारियां हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी की आप कह सकते हैं इंटरनली एक तरह से दुश्मन बन जाती है, बॉडी खुद पे अटैक करने लगती है। तो ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनमें थकावट आने लगती है, फटीग आने लगता है, वीकनेस होने लगती है, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव है, यानी ये बीमारी समय के साथ बढ़ने लगती है। और इस बीमारी की एक खासियत और होती है कि जब आप रेस्ट करते हो, जब आप आराम करते हो, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो। जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी आप जो कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें मसल्स का मूवमेंट बन रहा है, तो आपकी तकलीफ बढ़ती चली जाती। दोस्तों, अगर हम बात करें ये बीमारी किसको होती है, तो ये बीमारी मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकती है, लेकिन रूटीन के अंदर ये देखा गया कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स, यानी फीमेल पेशेंट्स इसकी ज्यादा है। दोस्तों, एज ग्रुप की भी अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एज ग्रुप में भी यहाँ डिफरेंस देखने को मिला। फीमेल्स के अंदर ये डिजीज ज्यादा देखने को मिली, और उसके अंदर भी चिंता की बात क्या है कि फीमेल्स के अंदर यूजुअली जो यंग एज ग्रुप है, यानी मैं बात कर रहा हूं बिलो 40 साल से जो नीचे की एज ग्रुप है, उसमें भी पर्टिकुलरली देखा गया कि 20 to 30 इयर्स का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप की फीमेल्स के अंदर ये बीमारी ज्यादा देखने को मिली है। और मेल्स के अंदर इसका जस्ट अपोजिट है। मेल्स के अंदर देखा गया कि ये डिजीज जो है यूजुअली 60 प्लस जो एज ग्रुप है, यानी ओल्ड एज के मेल्स के अंदर ये देखने को मिली है। तो ये पैटर्न हो गया मेल और फीमेल के अंदर किस तरह से इस बीमारी का अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कोज या कारण की, कारण क्या होता है जिसके कारण माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज हो सकती है, दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमने शुरू में बात की थी कि एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, कि आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जब प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, उसके कारण पैदा होने वाली बीमारी। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले देखिए, आपको इसको समझने के लिए क्या समझना होगा। अभी मान लीजिए मेरे रूम में, जैसे मैं समझो एक बल्ब है जो अभी जल रहा है, या आपके रूम में हो सकता है ट्यूबलाइट आपने लगा रखी हो। एक आप छोटा सा समझें प्रैक्टिकल चीज कि आपको लगता है कि मुझे ट्यूबलाइट को ऑन करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाके स्विच को ऑन करेंगे। आपको जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, आपको पता है कि अंदर एक वायर जा रहा है, और वो वायर जाता है अंदर ही अंदर जाके, और जो ट्यूबलाइट है और उसके जो वायर है उसके बीच में एक कनेक्शन का पॉइंट है जहां वो दोनों मिलते हैं, और आपने जो स्विच ऑन किया था वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी ट्रेवल करके गई उस वायर के थ्रू, और ट्यूबलाइट का एक पॉइंट है वहां जाके, और वो इलेक्ट्रिसिटी उस ट्यूबलाइट के अंदर ट्रांसमिशन हो गया, तो वहां फिर वो ट्यूबलाइट जो है ऑन होगी और आपको लाइट देखने को मिल गई। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सिस्टम और कोऑर्डिनेशन भगवान ने नेचुरल वे में हमारी बॉडी में किया है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की कोई भी मसल्स, कोई भी मांसपेशी, मान लीजिए मेरा मूड है कि मैं मेरे हाथ को अभी मैं ऊपर उठाऊं, तो मेरे ब्रेन से एक मैसेज निकला। अब ये मैसेज कौन लेके निकलता है, अब यहां जो स्विच का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रेन ने क्या है, स्विच ऑन किया कि मुझे हाथ को ऊपर करना है, यानी मेरे मसल्स का मुझे मूवमेंट करना है, तो मेरे ब्रेन ने यहाँ स्विच का रोल ये जो है ब्रेन प्ले कर रही है। अब जो वायर था, उस वायर को हमारे शरीर के अंदर दोस्तों नर्व्स होती है, जिसको हमने नर्वस सिस्टम बोला है, वो नर्व्स या वायर का काम कर रही है। ये नर्व्स क्या करती है कि उस ब्रेन से निकले हुए मैसेज को लेके जाती है उस मसल्स को, जिस मसल का हमें मूवमेंट चाहिए था, और ये पूरा ट्रेवल करती है, ये ट्रेवल करके, और वहां पर जो एक जहां नर्व और मसल दोनों मिलती है वो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ये जो है नर्व है उस मैसेज को ले आई। अब नर्व उस मैसेज को मसल में कैसे पहुंचाएगी, वहां कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं,
कुछ जो है न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा साइंस की बात हो गई है, आप रूटीन में समझें। तो वहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिसको एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं कि उस मसल को जाके एक्टिवेट करते हैं। वहाँ कुछ पर्टिकुलर उस मसल पे साइट्स होती है जहाँ पर ये जाके फिट हो जाते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं कि मसल को मैसेज देते हैं और एक्टिवेट होते ही वो मसल्स मूवमेंट शुरू कर देती है। ये हो गया इसका एक मैकेनिज्म कि आपके ब्रेन से मतलब जो मैसेज गया, नर्वस सिस्टम ने गए, न्यूरोट्रांसमीटर ने जाके मसल्स को एक्टिवेट कर दिया। रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स पे जहां एक्टिवेट करते हैं, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। दोस्तों होता क्या है इस बीमारी के अंदर कि मान लीजिए कि आपकी जो ब्रेन है या आपका जो नर्वस सिस्टम है उसने मैसेज भेज दिया, नर्व ने, आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी रिलीज हो गया, लेकिन उस मसल के ऊपर जहां आपका एसिटाइलकोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होना था, जो रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करना था, होता क्या है इस बीमारी के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जहां अटैच होते हैं वो रिसेप्टर वाली जो साइड थी वो ब्लॉक हो जाती है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, वहां एंटीबॉडीज बन जाती है जो उन रिसेप्टर को ऑलरेडी ब्लॉक कर देती है, जिससे आपकी मसल को वो मैसेज ही नहीं मिलता, उतना पावरफुल मैसेज नहीं मिलता और मसल प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती। आप इसको ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपने स्विच ऑन किया, वायर से जो है करंट तो चला गया, बिजली तो चली गई, लेकिन ट्यूबलाइट को जो जहां जाके वायर को मिलना था वहां उन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई पेपर है या कोई लकड़ी जो है ऑलरेडी वहां लग गई, तो वो जो करंट था उसको ट्यूबलाइट को नहीं मिल रहा था, ट्यूबलाइट ऑन नहीं हो रही। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ इस सिस्टम के अंदर है कि उस रिसेप्टर की साइट है वो ब्लॉक हो गई है एंटीबॉडीज से। तो ये इसका एक फंक्शन या जो है रूटीन में मैंने समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया कि जो एसिटाइलकोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं रिसेप्टर्स। दोस्तों सेकंड हम कॉज की बात करें तो वो होता है थाइमोमा। थाइमोमा के अंदर क्या होता है कि आपकी जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके अंदर कई बार ट्यूमर हो जाता है, तो उस ट्यूमर के कारण भी जो है आपको माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। दोस्तों कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा है कि काफी लोगों को कुछ दूसरी बीमारी हो लंबे समय से, कई तरह की मेडिसिन पे हो, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको आप गठिया कहते हैं उसके अंदर हो सकते हैं, पर्निसिस एनीमिया के पेशेंट हो सकते हैं, और भी कुछ ऐसी डिजीज हो सकती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस या ऐसे कुछ केसेस होते हैं, उसके अंदर भी आगे चल के और ये बीमारी डेवलप हो सकती है। दोस्तों अब हम अगर बात करें कि इस बीमारी के क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे, देखिए इसके सिम्टम्स बहुत वेरी करते हैं। ये माइल्ड यानी बहुत हल्के से हो सकते हैं और बहुत सीवियरिटी में भी जा सकते हैं। सीवियरिटी होने के बाद ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी बन सकती है। दोस्तों हम शुरू में बात करते हैं माइल्ड सिम्टम्स की जो शुरू में देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स की हम शुरुआत करें तो अक्सर शुरू के अंदर दोस्तों आईज से रिलेटेड यानी आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मोस्ट कॉमन जो दो सिम्टम है, पहला तो है डबल विजन या जिसको हम डायप्लोपिया कहते हैं, यानी आपको डबल विजन होने लगेगा, आपके विजन आपकी रोशनी के अंदर आपको डबल विजन देखने को मिलेगा। सेकंड होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड या जिसको टॉसिस भी कहते हैं, यानी आपकी जो पलकें हैं ये झूलने लगेगी। आप जैसे नॉर्मल आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, तो हमारी जो आईलिड्स होती है हमारे कंट्रोल में होती है, हम जब चाहे इसको ब्लिंक यानी आंख बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और हमारी आंखें ओपन रहती है आईलिड। लेकिन ऐसे लोगों के अक्सर जो है आईलिड है वो ड्रॉपिंग यानी नीचे की तरफ झुकने लगती है और धीरे धीरे आईलिड्स काफी वीक होने लगती है और लंबे समय तक इसको नहीं रख सकते। दोस्तों सेकंड सिम्टम हम बात करें तो फेस के कुछ और सिम्टम्स आपको फेशियल मसल से रिलेटेड भी वीकनेस होके और देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपके जो फेशियल मूवमेंट्स है, जब आप हंस रहे हो, जब आप मुस्कुरा रहे हो, तो आपके जो फेस के मूवमेंट्स है वो चेंज होने लगेंगे, जो एक नॉर्मल हेल्दी वे में होते हैं वो नहीं हो, क्योंकि आपकी मसल्स में वीकनेस हो रही है, उसका मूवमेंट प्रॉपर्ली आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपकी जो है दूसरी जो मसल्स है फेस और यहाँ की जो मसल्स, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्वेलिंग, यानी अगर आप कुछ निगल रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, आप कुछ चबा रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, आप अगर बोलने लगेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, और कई बार दोस्तों आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आप सांस लेते हो उसके अंदर भी आपको दिक्कत आने लगेगी। और कई बार अगर ये सीवियरिटी हो जाए, जैसे मैंने बताया सिम्टम्स में, तो अगर सीवियरिटी होती है तो उसको जो है क्रिटिकल कंडीशंस होती है, उसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है कि आपकी ब्रीथिंग यानी सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगे, और कई बार आगे चल के ये कंडीशन मतलब लाइफ थ्रेटनिंग या डेथ में भी कन्वर्ट हो सकती है। दोस्तों बाकी सिम्टम्स में बात करें तो जैसा बताया मसल्स जो है मसल पावर लूज होने लगेगा, मसल में फटिग यानी थकावट रहने लगेगी, आप ज्यादा एनर्जी से कोई काम नहीं कर पाएंगे, खास करके आप देखेंगे कि आपके हाथ हैं, पैर हैं, इनके अंदर जो आपको थकावट सी बनी रह रही है, आपकी गर्दन के अंदर आप देखेंगे कमजोरी आ रही है, उसी तरह से आपका जो शोल्डर मसल्स वगैरह है, कंधे की, इनके अंदर भी आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप
आपकी जो पूरी बॉडी के अंदर जो मसल पावर है वो कमजोर होने लगेगा। कारण जो मैंने आपको बताया था कि मसल को प्रॉपर जो है वो जो मैसेज मिलना चाहिए था न्यूरोट्रांसमीटर से, एसिटाइलकोलाइन से, वो नहीं मिल पाता, जिससे कि मसल में फटीग और वीकनेस आने लगती है। और दोस्तों ये जो सिम्टम्स होते हैं इनमें क्या होता है कि आप जितना मूवमेंट करते हो, जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जितना चलोगे फिरोगे उतने ही बढ़ेंगे, और जितना आप रेस्ट करोगे, जितना बैठे रहोगे उतना ही आपको आराम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम मसल्स को कुछ करना नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके टेस्ट की कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो काफी टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन भी करवाए जाते हैं। आपके लिए एंटीबॉडीज टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, मस्क एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, LRP4 एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। आपका CT या MRI स्कैन भी करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपको थाइमोमा यानी जो ट्यूमर मैंने बताया था वो तो उस तरह का तो डेवलप नहीं हो गया। और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको करवाए जा सकते हैं। डॉक्टर्स आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करके भी एग्जामिन कर सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें इसकी मेडिसिन की, तो देखिए इसका रूटीन के अंदर ये एक टफ डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, समय के साथ बढ़ने वाली है, और बहुत अच्छा इसका कहीं भी कोई ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देखा गया है। इसको मैनेजमेंट ज्यादा किया जाता है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो बहुत ही सेफ है। अगर आप इनको लंबे समय तक हमें लेना भी पड़ता है तो कोई भी तरह का साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। या अगर आप एलोपैथी लेते हैं कोई तरह का, या और कोई दूसरी मेडिसिन भी चल रही है आपकी, उसके साथ भी आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। जैसा कि मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिसिन वही रहती है जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप अपने इंडिविजुअल सिम्टम शेयर करते हैं। हमने इतने सारे सिम्टम या लक्षण की बात की, हर आदमी के लिए अलग सिम्टम हो सकते हैं, उनके शरीर में अलग तकलीफ हो सकती है, कुछ अलग हिस्ट्री हो सकती है जिसके कारण ये डिजीज डेवलप हुई। उसके अकॉर्डिंगली जो आपके लिए मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको बताएंगे वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है और वही वर्क करती है। और माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं। बस पेशेंस रखिए और कंटिन्यूटी आपको रखनी होगी। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो रूटीन में इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो इसकी कोस्टिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोस्टिकम हाई पोटेंसी में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसको आप 200 या 1M पावर के अंदर यूज़ करें, और रूटीन के अंदर आप इसको जो अगर हम बात करें तो कोस्टिकम को आप 200 पावर में यूज़ कर सकते हैं, और कोस्टिकम को 200 पावर के अंदर दिन में एक बार यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो इसमें एनाकार्डियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एनाकार्डियम भी ज़्यादातर सिम्टम्स को कवर करती है, मोस्ट ऑफ द केसेस अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। एनाकार्डियम को भी हम 200 पोटेंसी के अंदर यूज करते हैं और इसको आप दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो प्लम्बम मेट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ओवरऑल न्यूरोमस्कुलर जहां भी डिजीज हो रही है या वीकनेस आ रही है उसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेसिफिक आप कह सकते हैं। और इसको 30 पोटेंसी के अंदर देखा है कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, और 30 पोटेंसी में आप इसको सुबह शाम यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ मेन मेडिसिन थी जो मैंने आपके नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर की। इसके अलावा इंडिविजुअल पेशेंट के लिए इंडिविजुअल मेडिसिन होती है जो केस डिस्कशन के बाद आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं, मेरी क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो क्लिनिक का जो एड्रेस है वो मैंने दिया हुआ है, और टेलीफोनिक डिस्कशन के लिए मोबाइल नंबर भी आपको दिया हुआ है। बस मेरा जो आपको कहने का मतलब है वो यही है कि ट्रीटमेंट प्रॉपरली लीजिए। इस डिजीज को टफ डिजीज है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। प्रॉपर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस पे जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।